MH370, do you read? एक ऐसा प्लेन जो हवा में उड़ते उड़ते इस तरह से गायब हो गया जैसे आसमान उसे निगल गया हो। एक बार सोच के देखो, 2,30,000 किलो का एक भारी भरकम प्लेन और उसमें बैठे 239 लोग हवा में धुएं की तरह गायब हो गए और फिर कभी नहीं मिले। सुनकर अजीब लग रहा होगा, है ना? MH370. 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 ये बात है 8 मार्च 2014 की। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 रात को कुआलालंपुर से उड़ चुकी थी और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। प्लेन को बीजिंग पहुंचना था, यानी चाइना। रात के करीबन 1 बजे के आसपास एयरक्राफ्ट मलेशिया के एयर स्पेस से निकलकर वियतनाम साइड की तरफ बढ़ रहा था। अब प्रोसीजर के हिसाब से पायलट्स को अगले एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करना था। तभी ATC की तरफ से मैसेज आता है, MH370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. कॉकपिट से जवाब आता है, गुड नाइट मलेशियन 370। और बस उसके बाद एक खामोशी छा जाती है। कई मिनट्स बीत गए। वियतनाम साइड के कंट्रोलर्स वेट कर रहे थे कि अब MH370 उनसे कांटेक्ट करेगा, लेकिन कॉकपिट की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। अब पहले उन्हें लगा कि शायद रेडियो इशू होगा, क्योंकि एविएशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसीलिए उन्होंने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की, MH370, do you read? लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। अब धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगी, क्योंकि प्लेन सिर्फ चुप नहीं हुआ था, बल्कि वो एयरपोर्ट के ट्रैकिंग स्क्रीन से भी गायब हो गया था। नॉर्मल सिचुएशन में कंट्रोलर्स को हर वक्त एयरक्राफ्ट की पोजीशन दिख रही होती है। स्क्रीन पर उन्हें पता होता है कि कौन सा प्लेन कहां है, कितनी हाइट पर है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन MH370 की ये सारी इंफॉर्मेशन उसके चुप होने के साथ ही गायब हो चुकी थी। वियतनाम और मलेशिया दोनों साइड के कंट्रोलर्स कंफ्यूज थे। एक दूसरे से पूछा जा रहा था, तुम्हारे कांटेक्ट में है क्या? लेकिन दोनों तरफ से यही जवाब था, नहीं, हमसे तो कांटेक्ट नहीं हुआ। अब उन्हें शक होने लगा कि कहीं MH370 किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गया। लेकिन असली शौक लगना तो अभी बाकी था। हुआ ये कि जब मलेशियन अथॉरिटीज ने मिलिट्री रडार का डेटा चेक किया तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरी स्टोरी ही बदल दी। MH370 क्रैश नहीं हुआ था, वो अब भी हवा में था, और सिर्फ हवा में नहीं था बल्कि उल्टी दिशा में वापस मुड़ चुका था। यानी कि जिस डायरेक्शन में उसे बीजिंग की तरफ जाना था, MH370 उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। इसके लिए प्लेन ने एक बड़ा टर्न लिया, मलेशिया के ऊपर से वापस क्रॉस किया और फिर समंदर की तरफ निकल गया। और सबसे अजीब बात, कॉकपिट अब भी पूरी तरह साइलेंस था। ना कोई इमरजेंसी मैसेज, ना मेडे कॉल, कुछ भी नहीं। अब यहां से अथॉरिटीज को समझ में आने लगा कि ये कोई नॉर्मल टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर प्लेन में अचानक कोई खराबी आ जाती तो पायलट्स तुरंत हेल्प मांगते। लेकिन MH370 का मूवमेंट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आराम से उसे उड़ा रहा हो। प्लेन अब बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। प्लेन का टर्न भी रैंडम नहीं था, यानी कि जो भी कॉकपिट में मौजूद था उसे एयरक्राफ्ट को बहुत अच्छे से उड़ाना आता था। यहाँ मैं आपको बता दूं, MH370 एक बोइंग 777 प्लेन था। एविएशन की दुनिया में इस एयरक्राफ्ट की रेपुटेशन काफी ज्यादा मजबूत मानी जाती है और उस टाइम बोइंग 777 को दुनिया के सबसे सेफ लॉन्ग डिस्टेंस प्लेन्स में गिना जाता था। ऊपर से उस रात मौसम भी पूरी तरह से साफ था, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो अचानक से एयरक्राफ्ट को क्रैश करा सके। इसी वजह से ये रहस्य और गहरा होता गया। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर प्लेन सही तरीके से उड़ रहा था तो कॉकपिट में कोई बोल क्यों नहीं रहा था। मलेशिया, वियतनाम और दूसरे एविएशन डिपार्टमेंट्स के बीच में कंफ्यूजन बढ़ती जा रही थी। अभी ये लोग कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच ही रहे थे कि रात के 2:22 पर MH370 मिलिट्री रडार से भी गायब हो गया। अब यहाँ तक की कहानी में दुनिया को सिर्फ इतना पता था कि MH370 कॉन्टैक्ट टूटने के बाद भी कुछ देर तक उड़ता रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसी चीज सामने आई जिसने सबको हिला दिया। प्लेन सिर्फ कुछ मिनट्स ही नहीं बल्कि घंटों तक हवा में था।
और ये पता चला एक सैटेलाइट सिस्टम की वजह से। अब देखो, MH370 के कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम्स बंद हो चुके थे, लेकिन एयरक्राफ्ट का एक सिस्टम अब भी सैटेलाइट को छोटे छोटे सिग्नल्स भेज रहा था। ये नॉर्मल मैसेज या कॉल नहीं थी, बस एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक हैंडशेक था जो ये बताता है कि एयरक्राफ्ट अब भी उड़ रहा है। इन्हीं सिग्नल्स को एनालाइज करके एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया कि MH370 रडार से गायब होने के बाद लगभग 7 घंटों तक उड़ता रहा था। अब एक्सपर्ट्स एयरक्राफ्ट के रूट का अंदाजा लगाने लगे, जिसमें धीरे धीरे ये सामने आया कि MH370 शायद इंडियन ओशियन की तरफ गया था। और अगर ये सच था तो सिचुएशन बहुत बुरी थी, क्योंकि इंडियन ओशियन का वो एरिया दुनिया के सबसे सुनसान और खतरनाक समुद्री इलाकों में से एक माना जाता है। न आसपास कोई एयरपोर्ट, न आइलैंड, न ही नॉर्मल रडार कवरेज, सिर्फ अंधेरा समंदर। और उस अंधेरे में एक बोइंग 777 घंटों तक उड़ रहा था। लेकिन इससे करीबन 5 घंटे पहले ही जब MH370 मिलिट्री के रडार से गायब हुआ तो उसी वक्त सभी ने यह मान लिया था कि ये प्लेन किसी हादसे का शिकार बन चुका है। इसीलिए उसे ढूंढने के लिए सुबह के 5:30 बजे ही कुआलालंपुर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन ये खोजबीन इतनी आसान नहीं होने वाली थी जितना उस वक्त लग रही थी, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ एक गायब हुए प्लेन की नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि किसी को पता ही नहीं था कि प्लेन को ढूंढना कहाँ है। शुरू के काफी टाइम तक सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से गलत डायरेक्शन में चल रहा था, क्योंकि अथॉरिटीज को पहले ये लगा था कि MH370 वियतनाम की तरफ जाते हुए कहीं क्रैश हुआ होगा। इसीलिए शिप्स और एयरक्राफ्ट साउथ चाइना सी की तरफ भेजे गए। लेकिन बाद में जब मिलिट्री रडार और सैटेलाइट डेटा सामने आया तब समझ में आया कि प्लेन तो उल्टी तरफ यानी कि दूसरी तरफ निकल गया था। इसीलिए इस पूरे खोज को उठाकर इंडियन ओशियन की तरफ शिफ्ट किया गया और इस तरह से धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें मलेशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई दूसरे देश शामिल हुए। शुरुआती दिनों में ही दर्जनों मिलिट्री शिप्स, पेट्रोल वेसल्स और सर्विलियंस एयरक्राफ्ट सर्च में लगा दिए गए। अमेरिका ने अपने लॉन्ग रेंज सर्विलियंस एयरक्राफ्ट भेजे, चाइना ने कई नेवल शिप्स उतार दिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया बाद में पूरे अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन का मेन सेंटर बन गया। सैटेलाइट से समुद्र के लाखों स्क्वायर किलोमीटर एरिया की लगातार इमेज स्कैन की जाने लगी। अंडर वाटर सर्च ही अकेले करीबन 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में की गई। और आपको बता दूं कि ये पूरे साउथ कोरिया देश के साइज से भी बड़ा था। इसीलिए सर्च टीम्स को डीप सी सोनार सिस्टम्स, हाई रेजोल्यूशन सी बेड मैपिंग और रोबोटिक अंडर वाटर व्हीकल्स तक इस्तेमाल करने पड़े। ये रोबोटिक सबमरीन्स समंदर के नीचे जाकर सोनार की मदद से पूरा 3D मैप बना रही थीं, ताकि बोइंग 77 के इंजन जितनी बड़ी चीज भी डिटेक्ट की जा सके। लेकिन इतनी मैसिव सर्च के बावजूद इन्वेस्टिगेटर्स को कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा था। ऊपर से इंडियन ओशियन का मौसम अलग से परेशानी बढ़ा रहा था। तेज हवाएं और बड़ी बड़ी लहरें सर्च टीम को बार बार स्लो कर रही थीं और काम में बाधा डाल रही थीं। वैसे तो इस खोजबीन में कई महीनों तक भी हाथ में कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी कुछ शिप्स को अंडर वाटर पिंग्स जैसे साउंड मिले और एक मोमेंट पर लगा कि शायद इन्वेस्टिगेटर्स क्रैश साइट के करीब पहुंच गए हैं और मीडिया में हेडलाइंस चलने लगी, MH370 मिल चुका है। लेकिन बाद में पता चला कि वो सिग्नल्स भरोसेमंद नहीं थे। इसी तरह से कई बार अंडर वाटर सिग्नल्स मिलने पर लगा कि शायद ब्लैक बॉक्स लोकेट हो गया, लेकिन बाद में वो लीड्स भी गलत निकली और सर्च फिर से 0 पर आ गई। दिन, हफ्ते, महीने और यहां तक कि साल बीतने लगे, लेकिन प्लेन का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे दुनिया को भी ये एहसास होने लगा कि MH370 को शायद कभी ढूंढा ही नहीं जा सकेगा। और सबसे बुरा हाल तो इस प्लेन में बैठे लोगों के परिवारों का था, क्योंकि प्लेन के साथ क्या हुआ, कोई जिंदा बचा या नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता था। आते हैं
जैसे जैसे समय बीता, इन्वेस्टिगेशन का फोकस धीरे धीरे कॉकपिट की तरफ जाने लगा और सबसे ज्यादा डिस्कशन एक ही इंसान को लेकर हो रही थी, कैप्टन जहारी अहमद शाह। हालांकि वो कोई नौसिखिए पायलट तो नहीं थे, उनके पास 18,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। एविएशन सर्कल्स में उनकी इमेज एक स्किल्ड और ठंडे दिमाग वाले पायलट की मानी जाती थी और बोइंग 777 जैसे एयरक्राफ्ट वो सालों से उड़ा रहे थे। इसीलिए शुरुआत में काफी लोगों को लगा ही नहीं कि उन पर कभी शक भी किया जा सकता है। लेकिन फिर इन्वेस्टिगेटर्स को उनके घर से एक चीज मिली, एक होम फ्लाइट सिमुलेटर। अब सिमुलेटर होना खुद में एक अजीब बात नहीं थी, क्योंकि बहुत से प्रोफेशनल पायलट्स घर पर प्रैक्टिस के लिए सिमुलेटर्स यूज करते हैं। लेकिन इशू तब हुआ जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उनकी डिलीटेड फाइल्स रिकवर करने की कोशिश की, क्योंकि रिकवरी के बाद सिमुलेटर में कुछ ऐसे फ्लाइट पाथ मिले जो इंडियन ओशियन की डायरेक्शन से मिलते जुलते थे। और बस यहीं से इंटरनेट पर एक थियरी वायरल हो गई कि MS-370 को कैप्टन जहीरी अहमद शाह के द्वारा जानबूझकर मौत की तरफ ले जाया गया था। और कॉकपिट में जो कुछ हुआ वो सब कुछ पहले से प्लान था। ये थियरी बहुत से लोगों को इसलिए भी सच लगती है क्योंकि MS-370 का मूवमेंट काफी कंट्रोल में दिखा था। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि इस थियरी का कोई भी सॉलिड प्रूफ कभी नहीं मिला और ये कभी प्रूफ नहीं हो पाया कि कैप्टन जहीरी ने जानबूझकर एयरक्राफ्ट क्रैश किया था। खैर, इस सब के बीच सर्च ऑपरेशन को शुरू हुए अब 1.5 साल बीत चुका था और लोगों को अब इससे कोई खास उम्मीद नहीं थी। वो ये मान चुके थे कि इस प्लेन का कभी कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। लेकिन तभी अचानक पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान दोबारा इस केस की तरफ खींच लिया। लोगों की उम्मीद फिर से जाग गई कि अब तो MS-370 की मिस्ट्री सच में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सर्च टीम को एक बहुत बड़ा सुराग मिला था। दरअसल हुआ ये कि जुलाई 2015 में इंडियन ओशियन के एक छोटे से आइलैंड रियूनियन पर एक अजीब सा एयरक्राफ्ट का टुकड़ा मिला। पहले किसी को कंफर्म नहीं था कि ये क्या है, लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने उसकी जांच की तो पता चला कि वो एक फ्लैपरन था जो एयरक्राफ्ट के विंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। और कुछ टाइम बाद ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया गया कि ये MS-370 का हिस्सा है। और ये पहली बार था जब दुनिया के सामने फिजिकली प्रूफ हुआ कि एयरक्राफ्ट सच में इंडियन ओशियन में गया था। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद धीरे धीरे और भी टुकड़े मिलने लगे। इंडियन ओशियन के अलग अलग इलाकों जैसे कि मोजाम्बिक, तंजानिया और मेडागास्कर वगैरह वगैरह में MS-370 के अलग अलग टुकड़े मिले। एक्सपर्ट्स ने इन टुकड़ों की मदद से समुद्र के बहाव को स्टडी करना शुरू किया, साथ ही समंदर के पानी का फ्लो और हवा की डायरेक्शन तक एनालाइज की गई। यहां तक कि एयरक्राफ्ट के टुकड़ों पर चिपके हुए छोटे छोटे कीड़ों को देखकर एक्सपर्ट्स ने यह अंदाजा लगाने की कोशिश की थी कि प्लेन का मलबा कितने टाइम तक पानी में रहा होगा और किस डायरेक्शन से ट्रैवल करके आया होगा। लेकिन इतनी रिसर्च के बाद भी इस केस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज कभी किसी को नहीं मिली, ब्लैक बॉक्स। न कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिला, न फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और इन दोनों चीजों के बिना इन्वेस्टिगेटर्स कभी भी उस जगह का पता नहीं लगा पाए जहां ये प्लेन क्रैश हुआ था। मतलब इतने सारे सुराग और प्लेन के अलग अलग टुकड़े मिलने के बावजूद भी ये गुत्थी अब भी वैसी की वैसी ही थी जैसे सर्च ऑपरेशन शुरू होने के पहले दिन थी। पर हाँ, प्लेन के ये टुकड़े मिलने से इतना जरूर हुआ कि लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग नतीजे निकालना शुरू कर दिए और इंटरनेट पर तरह तरह की थियरीज बनना शुरू हो गईं, जिसमें हर एक की अपनी अलग कहानी थी। कोई बोल रहा था प्लेन हाईजैक हुआ, लेकिन अगर हाईजैक हुआ था तो कोई डिमांड क्यों नहीं आई। कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला कि शायद एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रिकल फायर हुआ हो और कॉकपिट क्रू स्मोक से बचने के लिए रूट चेंज कर रहा हो। लेकिन सवाल फिर से वही आता है, अगर इमरजेंसी थी तो पायलट ने हेल्प क्यों नहीं मांगी, मेडे कॉल क्यों नहीं की गई। किसी ने कहा कि यह सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से क्रैश हुआ। यहां तक कि इस हादसे को एलियंस के साथ भी जोड़ दिया गया। झूठी सैटेलाइट तस्वीरें वायरल होने लगीं और समंदर में दिखने वाली हर रैंडम चीज को
MH370 का मलबा कहा जाने लगा। और फिर आई घोस्ट फ्लाइट थियरी, जिसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। असल में कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि शायद एयरक्राफ्ट में केबिन प्रेशर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में धीरे धीरे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स बेहोश हो जाते हैं, और अगर उसके बाद एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट पर चलता रहे तो वो फ्यूल खत्म होने तक सीधा उड़ता रह सकता है। आखिरी सैटेलाइट सिग्नल सुबह के करीबन 8 बजे के आसपास डिटेक्ट हुआ था, इसीलिए एक्सपर्ट्स के हिसाब से उसके कुछ ही देर बाद एयरक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो गया होगा। और बहुत से एक्सपर्ट्स ने इस थियरी को इसीलिए सच माना क्योंकि एविएशन हिस्ट्री में पहले भी ऐसे हादसे हो चुके थे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये थियरी भी पूरी तरह से साबित नहीं हुई, और वो ये कि अगर सब बेहोश हो गए थे तो प्लेन ने इतना कंट्रोल्ड टर्न कैसे लिया। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। वैसे थियरीज तो और भी बहुत सी अलग अलग बनी, लेकिन सच क्या था और क्या नहीं ये कोई नहीं जानता था। ऐसे में आम लोगों के साथ साथ अब अथॉरिटीज भी इस केस में अपनी दिलचस्पी खोने लगी और ये सर्च ऑपरेशन धीरे धीरे बंद किया जाने लगा। 2014 से लेकर 2017 तक दुनिया की कई बड़ी एजेंसीज इंडियन ओशियन के अंदर उस प्लेन का पता लगाने में लगी हुई थीं, और एस्टिमेट्स के हिसाब से इस खोजबीन की कॉस्ट 1300 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच गई। इस वजह से MH370 की सर्च को आज भी एविएशन हिस्ट्री का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन माना जाता है। हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, लाखों स्क्वायर किलोमीटर समंदर छाना गया, दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तक इस्तेमाल कर ली गई, लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आज इस हादसे को 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कोई नहीं जानता कि इंडियन ओशियन के ऊपर उस रात MH370 के साथ में हुआ क्या था। और शायद ये मिस्ट्री अब कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी।